तो गाइस आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एक कोडर है या बेस्ट प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। हेलो दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड मनीष गोयल फिर से आपका स्वागत करता हूँ एजुज्ञान चैनल पे। गाइस सबसे पहले तो मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहता हूँ कि हम अपनी वीडियो इस बार बहुत लेट लाए हैं। थोड़ा इसमें कोविड का भी हाथ है और थोड़े हमारे पेपर्स आ चुके थे बीच में, इसलिए हमने वीडियो प्रोसेसिंग रोक दी थी। पर गाइस हम फिर से अपना काम अब कंटिन्यू करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ओके, पहले तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों, आप लोग सिर्फ वीडियो देख के जा रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इस सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो कृपया करके आप हमारी सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए। उससे आपको शुरुआत से लेकर एंड तक पूरी सी लैंग्वेज अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। और शायद हो सकता है दोस्तों ये हमारा लास्ट टॉपिक भी हो सी प्रोग्रामिंग में। अगर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे से या आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो इस वीडियो के एंड में आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई टॉपिक आपको समझना है हम ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। तो गाइस बिना किसी टाइम पास के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों हम अपने उसी फोल्डर में आ चुके हैं विजुअल स्टूडियो कोड के, जहां हमने अपने पहले कोड रखे थे। वो कोड आपके लिए फ्रेंड्स सुरक्षित है, ठीक है। एंड फ्रेंड्स टाइटल पढ़ के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज हम किसकी बात कर रहे हैं। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं रिकर्सिव की। व्हाट इज़ रिकर्सिव एंड रिकर्सन फंक्शन। गाइस अगर आप एक कोडिंग में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो रिकर्सिव फंक्शंस की बहुत ज़्यादा अहमियत है पूरे प्रोग्रामिंग सेक्शन में। ये आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम आना ही आना है। तो गाइस इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और हमारे साथ बने रहें। चलिए तो मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। फ़ोल्डर बन चुका है तो फ़ोल्डर के बाद मैं सबसे पहले एक फ़ाइल बना लेता हूँ जिसका बाद मैं रखता हूँ recursive.c। इसको स्टार्ट करते हैं गाइस। तो हम अपने यहाँ से कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बी लिटरली बताता हूँ, मतलब मैं आपको सबसे पहले बोल के बताता हूँ दोस्तों कि रिकर्सिव फंक्शन होता क्या है। उससे आपको अगर समझ में आ जाएगा, उसके बाद अगर जिसको भी समझ में नहीं आता है उसके लिए हम प्रोग्राम लिखेंगे, और प्रोग्राम पढ़ने के बाद आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा रिकर्सिव फंक्शंस क्या होता है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रिकर्सिव या रिकर्सन फंक्शन होता क्या है। कोई भी एक फंक्शंस जो अपने पार्ट को बार बार कॉपी करता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कोई भी एक फंक्शन जो अपने पार्ट को बार बार कॉपी करता है उसे कहते हैं हम रिकर्सिव फंक्शंस। आप लोगों को, कुछ लोगों को ये बात समझ में अच्छी तरह आ गई होगी पर कुछ लोगों को ये बात अच्छी तरह नहीं आई होगी, आई नो गाइस। तो चलिए मैं काम करता हूँ, इसके लिए आपके लिए एक डेफिनेशन लिख ही देता हूँ जो आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगा। तो रिकर्सिव, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ दोस्तों जो आपको साफ दिखे। रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है। इट इज़ ए प्रोसेस व्हेन ए फंक्शन कॉल करता है कि अपनी कॉपी को, ध्यान रखना गाइस, किसको करता है, अपनी कॉपी को ऑफ खुद ही। अब आप लोग सोचेंगे ये फ्रेंड्स की खुद ही कैसे काम करेगा या फिर खुद ही कैसे कॉल करेगा अपना फंक्शन खुद को। तो मैं आपको ये प्रोग्राम के थ्रू दिखाऊंगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा आ गया। ये शायद लाइन आगे चली गई तो इसका इंडेंट स्टार्ट वो कर देते हैं, तो ये नीचे आ गया। तो आप इसको पढ़ लीजिए एक बार। रिकर्सिव फंक्शन या रिकर्शन क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है जिसमें एक फंक्शन कॉल करता है और कॉपी करता है खुद को बार बार, जब तक उसके स्मॉल प्रॉब्लम्स के लिए, जब तक उसका काम ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या बोलते हैं, अब आप लोग सोचेंगे कि एक रिकर्सिव फंक्शन अपने फंक्शन को कितनी बार कॉल करेगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार या इंडेफिनिटली बार, मतलब जब तक उसका काम पूरा नहीं होता वो कॉल करता रहेगा। ऐसे तो हमारी रैम और प्रोसेसर ख़राब हो सकता है, क्योंकि आपने कभी देखा होगा कि एक प्रोसेसर बार बार एक ही चीज़ को कॉल करता है, जब उसमें कुछ ना कुछ खराबी तो आ ही जाती है। वैसा ही हाल हमारा प्रोग्राम का होगा। तो उसके लिए गाइस एक काम आता है और जिसका नाम है डेड एंड।
डेड एंड क्या होता है फ्रेंड्स, एक कंडीशन होती है जो हम एग्जीक्यूट करवाते हैं और उसमें हम एक कंडीशन लगा देते हैं कि ये प्रोग्राम इस कंडीशन से आगे नहीं जाएगा, सिर्फ ये कंडीशन यहीं तक ही काम करेगी और इससे आगे नहीं जाना। ठीक है गाइस, अब चलिए आपको जितना समझ में आया आपके लिए बहुत अच्छा, और जिसको नहीं आया उसके लिए बहुत अच्छा। आप बिल्कुल हमारे चैनल के साथ बने रहिए, मैं आगे आपको एक कंफर्म करा देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको गाइस एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि रिकर्सिव फंक्शन होता क्या है। लेट्स स्टार्ट। आपने एक होटल में गए और वहाँ पे आपने आलू का पराठा ऑर्डर किया। लाइक दिस इज़ एग्जांपल फ्रेंड्स, आपने वहाँ पे जाके एक आलू का पराठा ऑर्डर किया। अब आलू के पराठे के लिए आलू के पराठे को बनाने के लिए शेफ़ को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? सबसे पहले आलू, देन मसाला, देन चटनी एंड सो ऑन, जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। गाइस अब देखिए, एक आलू का पराठा एक हमारा फंक्शन है जिसके अंदर ये सारा डेटा पड़ा है, आलू, मसाला और चटनी, इन सब के साथ आलू का पराठा हमारा बनेगा। अब हमारे आलू के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? अब आलू को क्या क्या चाहिए? पहले तो बॉयल आलू, प्लस एक तो हमारे को बॉयल आलू चाहिए, उसके बाद एक हमारे को चाहिए रॉ मटेरियल आलू का, एंड सो ऑन। मतलब हमने को आलू का पराठे के लिए एक आलू, उसका मसाला और चटनी की ज़रूरत पड़ेगी। देन आलू के लिए हमारे को आलू कैसे होने चाहिए? बॉयल आलू, प्लस आलू भी होने चाहिए रॉ मटेरियल्स, लाइक, है ना? ओके, उसके बाद मसाले की बात करते हैं। मसाला में क्या क्या होना चाहिए गाइस? लाइक चिलीज़ एक्सेट्रा। अब चिलीज़ जो होती है फ्रेंड्स, वो लाल मिर्ची या हरी मिर्ची कुछ भी मान लेते हैं। मतलब एक इसका डेड एंड आ चुका है कि लाल मिर्ची होगी वो हमारे को बाहर शॉप से जाके ही ख़रीदना पड़ेगा, उसको हम आगे और नहीं बना सकते। मतलब ये एक इसका डेड एंड आ गया फ्रेंड्स। और लाइक चटनी में भी वही होता है फ्रेंड्स कि इसमें भी चिलीज़ चाहिए। गाइस मेरे को आता नहीं है बनाना, बट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। जो अब चटनी बनाने के लिए हमारे को जो भी मसाला जो ज़रूरत पड़ती है, मसाले में तो हमारे को चिलीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो हम मार्केट से ला सकते हैं, और उसका डेड पॉइंट हो गया। अब चटनी बनाने के लिए हमारे को चिली और कुछ कोरिएंडर लीव एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और ये सारा सामान भी हम मार्केट से जाके ले आएंगे। मतलब चटनी का भी आ गया डेड एंड। जैसे ही आलू का बॉयल आलू और रॉ मटेरियल। अब आलू लाने के लिए हमारे को बाज़ार की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब ये भी इसका डेड एंड आ गया। अब इससे आगे हम कुछ नहीं बना सकते। बॉयल आलू के लिए हमारे को पहले रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, और रॉ मटेरियल हम लाएंगे मार्केट से, तो इसका भी एंड पॉइंट आ गया। मतलब कहने का मतलब ये है गाइस, अब इस आलू के पराठे बनाने के लिए हमारे को इसी फंक्शन को बार बार कॉल करना पड़ रहा है जब तक इसकी डेड एंड नहीं आ जाए। आलू का सामान, फिर मसाले का सामान, देन चटनी का सामान, एंड सो ऑन। तो गाइस ये एग्जांपल आपको कैसा लगा? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये एग्जांपल आपको कैसा लगा। चलिए, अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये अच्छी तरह समझ में नहीं आया तो गाइस अब बचा है हमारे पास एक मेन प्रोग्राम। सबसे पहले तो रिकर्सिव काम कहाँ आता है ये बात। लेट्स एग्जांपल फैक्टोरियल। इट्स अ वेरी मेन एग्जांपल ऑफ रिकर्सिव फंक्शन। फैक्टोरियल आपको पता ही होगा गाइस, जैसे कि 5 का फैक्टोरियल क्या होता है? 5 का फैक्टोरियल होता है गाइस 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120। मीन उसी नंबर को मल्टीप्लाई करना उसके आगे नंबरों से, इट इज़ नोन एज फैक्टोरियल। अब इसके लिए कोई प्रोग्रामर्स एक सिंपल सा भी कोड लिख सकते हैं, कोई हार्ड कोड भी लिखते हैं, बट हमारे को प्रोग्रामिंग में क्या सिखाया जाता है दोस्तों कि प्रोग्राम हमेशा लाइंस कम होनी चाहिए और मेमोरी कम खाना चाहिए, इसलिए हम इसके लिए रिकर्सिव का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको रिकर्सिव का फंक्शन ही दिखा देता हूँ पूरा का पूरा, और वो भी फैक्टोरियल के एग्जांपल की हेल्प से। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले वही हेडर फाइल से इंक्लूड करते हैं। इंक्लूड stdio.h एंड हैश इंक्लूड conio.h। बहुत सारी हेडर फाइल्स होती है गाइस, ये कोई वो नहीं है। उसके बाद मैं एक यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ इंट फैक्टोरियल नाम से।
एक फैक्टोरियल नाम से फंक्शन लिखा जिसमें मैं आर्ग्यूमेंट क्या दूंगा फ्रेंड्स, इंट नंबर, क्योंकि हम एक नंबर ही तो लेंगे, उसी का तो फैक्टोरियल निकलेगा ना फ्रेंड। तो मैंने एक यहाँ से एक आर्ग्यूमेंट ले लिया फ्रेंड, इसका इंट एक नंबर है। अब इसकी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं एक इसकी डेड एंड कंडीशन लगा देता हूँ दोस्तों। अगर जो मेरा नंबर है वो बराबर हुआ 1 के और जो नंबर है वो बराबर हुआ 0 के, मतलब मैंने एक कंडीशन लगा दी कि वो मल्टीप्लाई करते करते अगर उसमें 1 या 0 आ जाता है तो वो उस प्रोग्राम को वहीं की वहीं छोड़ देगा और आउटपुट रिटर्न कर देगा। और वो रिटर्न क्या करेगा, सिंपल सी बात है गाइस, 1 रिटर्न करेगा। 0 और 1 का रिटर्न में आपको शायद मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो आप हमारी सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए, उसमें हमने समझा रखा है कि रिटर्न 1 और रिटर्न 0 क्या होता है। तो गाइस दोबारा आ जाते हैं अपने प्रोग्राम पे। अब हमारी इफ़ कंडीशन कंप्लीट हो गई तो अब यहाँ पे हम एक एल्स कंडीशन लगाते हैं। एल्स कंडीशन में हम क्या देंगे, जो होगा अगर कोई नंबर 0 और 1 नहीं होता है तो नंबर इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करेगा एंड देन उसको क्या करेगा, नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई करेगा दोस्तों, खुद से ही एडिशन, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करेगा दोस्तों, एडिशन करेगा। आपको ये समझ में आ गया होगा, मतलब कि अगर कोई नंबर आया जैसे 1 और 0 के अलावा कोई नंबर आता है तो वो फैक्टोरियल क्या होगा, उसका नंबर +1, दैन उसका फंक्शन को दोबारा कॉल करेगा, दैन वो न्यू नंबर इसमें असाइन हो जाएगा, दैन उसका फैक्टोरियल, फिर आगे ऐसा करता जाएगा जब तक उसका डेड एंड नहीं आ जाता। बस दोस्तों, इट्स अ स्वीट एंड सिंपल फंक्शंस। शायद मैंने एल्स का ब्रैकेट ऑन नहीं किया दोस्तों, शायद, यस फ्रेंड्स, जब ये मेरे को एरर दिखा रहा था एल्स कंडीशंस की। ओके ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे का प्रोग्राम लिखता हूँ। मेरा मेन फंक्शन इंट मेन फंक्शन में क्या आएगा दोस्तों, सबसे पहले हमारे को एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिससे हम आपसे या फिर किसी से भी एक वैल्यू की डिमांड करते हैं। उसके बाद वही मेरा printf आ जाएगा। printf में मैं पूछता हूँ एंटर द नंबर यू वांट टू फैक्टोरियल, ओके फैक्टोरियल, एंड देन उसके बाद एक /n, क्योंकि गाइस मैं न्यू लाइन में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कोड में आना। ओके उसके बाद scanf लगा देते हैं गाइस, %d and the location of at the address of num। ठीक है, वो लेने के बाद गाइस ये हमारे को आउटपुट देगा, printf होगा इसका। the factorial of %d is %d। ऐसे ही लिख लिया गाइस हमने, कोई ये स्पेशल हमने वो बनाया नहीं है। अब पहला जो %d है उसका वेरिएबल होगा नंबर एंड जो सेकंड वेरिएबल है उसका होगा फैक्टोरियल, और लास्ट में इंट मेन है तो रिटर्न लगाना तो ज़रूरी है, रिटर्न 0। बंद और ये कोड क्लोज। तो गाइस ये हमारा कोड पूरा हो चुका है। अब देखते हैं कि इसमें कुछ एरर आती है या नहीं आती। इसके लिए मैं अपना टर्मिनल ओपन करूँगा कोड रन कराने के लिए। ये एग्जीक्यूट हुआ उस फोल्डर में। अब मैं gcc डाल के recursive.c प्रिंट करते हैं। देखते हैं गाइस कुछ एरर आती है क्या। कोड अपना एग्जीक्यूट हो रहा है। जीसीसी कंपाइलर बहुत बेस्ट कंपाइलर है फ्रेंड्स, ये विजुअल स्टूडियो कोड के लिए और सी प्रोग्रामिंग के लिए भी। तो लेट्स सी देखते हैं दोस्तों क्या होता है। कोड इज एग्जीक्यूटिंग और ये एग्जीक्यूशन फाइल आ चुकी है दोस्तों। एक एरर आई है दोस्तों कि मिनग्यू एरर आईडी रिटर्न 1 एग्जिस्ट स्टेटस कलेक्ट टू एग्जिस्ट।
आई डोंट नो दोस्तों ये क्या एरर आ रही है, मेरे को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। अनडिफाइंड रेफरेंस टू मिनग्यू, कोई बात नहीं फ्रेंड, हम इसको ऐसे भी रन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक वो यूज़ कर रखा है जिससे वो अपना कंपाइलर आउटपुट अपने आप देगा। ये हमारा रन हो चुका है, पर इसमें कुछ एरर आ रही है दोस्तों इस कोड में। अब इसमें देखनी पड़ेगी क्या एरर आ रही है। इंट फैक्टोरियल इंट नंबर दिया हमने, नंबर कंडीशन दी, नंबर अगर 1 हुआ और नंबर नहीं हुआ तो रिटर्न कर देना 1, नहीं तो अच्छा गाइस, हमने यहाँ पे रिटर्न नहीं दिया, हमें यहाँ रिटर्न करना चाहिए था कि नंबर होगा जो फैक्टोरियल नंबर प्लस 1 देन कंडीशन एल्स। इसको सेव करते हैं एंड देन इसको दोबारा रीरन करते हैं दोस्तों। अब देखते हैं क्या एरर आती है। यार हो गया फ्रेंड्स, अब एक एरर और आ रही है। ओके रिटर्न नंबर फैक्टोरियल नंबर प्लस 1 इट्स सेमीकोलन नहीं लगाया है गाइस यहाँ पे। आप सेमीकोलन लगाना ना भूलिएगा दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपके भी मेरी तरह ऐसे ही एरर आएगी। दोबारा इसको एग्जीक्यूट करते हैं एंड देन कोड इज रन फ्रेंड्स। देखते हैं दोस्तों अब ये कोड सही रन होता है या एग्जीक्यूट होता है। अभी ये कोड एग्जीक्यूट चल रहा है फ्रेंड्स अभी तक, जब तक हम थोड़ी इसकी इंडेंटेशन ठीक कर लेते हैं। आई डोंट नो गाइस क्या हो रहा है कि जीसीसी कंपाइलर काम नहीं कर रहा है, बट मैं इसको टर्मिनल से ही रन कराने की कोशिश करूँगा क्योंकि टर्मिनल से रन कराने में बेस्ट है ये। मैं दूसरा टर्मिनल खोल लिया हूँ, उसके बाद जीसीसी recursive.c देन गाइज एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। अब कोई एरर नहीं आ रही। अब ए दबा के टैब दबा दीजिए एंड एंटर द नंबर यू वांट टू फैक्टोरियल। लाइक 5 का मैंने आपको दिखाया था गाइज 120 होता है, तो आई एम एंटर 5 देन एंटर इज दिस इज ए गार्बेज वैल्यू। द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 4199872। सम लाइक ए मिस्टेक। देखते हैं दोस्तों कि क्या मिस्टेक आ रही है। आपको गाइस अगर कोई मिस्टेक दिख रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में नीचे करके बताइए, तब तक हम इसकी प्रॉब्लम ढूंढते हैं। अगर मेरा नंबर 1 होता है और मेरा नंबर 0 होता है तो वो रिटर्न कर देगा मुझे 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंडीशन ट्रू है, एल्स कंडीशन में आती है, रिटर्न करेगा अगर नंबर हुआ कोई ऐसा हमारा, तो फैक्टोरियल नंबर प्लस 1, दिस इज ऑल्सो राइट कंडीशन, प्लस 1 कंडीशन। एक सेकेंड दोस्तों, अगर मेरा कोई नंबर हुआ 5 तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा? 5 + 1, नो इट्स 6, रॉन्ग। 6 कंडीशन तो ये ट्रू एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ट्रू तो कंडीशन ट्रू नहीं करेगा। तो 5 का हुआ तो मुझे 4, ओ शिट, मैंने यहाँ पे ये गलती कर दी दोस्तों, यहाँ पे मुझे माइनस लगाना चाहिए था। चलिए दोबारा से टर्मिनल खोलते हैं, एक न्यू टर्मिनल खुल जाए। पहले पुराने टर्मिनल को बंद कर देता हूँ मैं, या फिर उन्हीं में काम कर लेता हूँ। ये मैंने डिस्कार्ड कर दिया, दैन मैंने, क्योंकि ये भी मेमोरी खाते हैं दोस्तों। ठीक है, मैं इस टर्मिनल में काम कर रहा हूँ। अगेन आई एम GCC recursive.c, इट्स एंटर गाइस। ठीक है, ए करके टैब दबाइए, a.exe, एंटर द नंबर 5 एंड देन ऑल्सो एरर। पता नहीं चल रहा है दोस्तों ये क्या एरर आ रही है। इंट फैक्टोरियल इंट नंबर, इफ नंबर 1 है और नंबर 0 के बराबर है, ये इसकी इंडेंटेशन भी सुधार लेते हैं हम। तो रिटर्न करेगा 1, नहीं तो रिटर्न करेगा ये oh shit, this is also error, it's multiply guys। मेरे को पता है आप लोगों ने, कुछ खूब लोगों ने इसके एरर को पहचान लिया होगा, मुझे कमेंट कर भी दिया होगा।
गाइस सॉरी, मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि नंबर को फैक्टोरियल -1 से मल्टीप्लाई करना, तो मैंने वहाँ इजिकल्स टू लगा दिया गाइस। तो अगेन हम लोग रन करते हैं। अब तो ये हो जाना चाहिए। एंटर द नंबर 5, देन इज ऑल्सो एरर 419982। आई डोंट नो गाइज व्हाट इज द प्रॉब्लम। कंडीशन में ही कुछ गलती है दोस्तों, इतना तो मैं कंफर्म हूँ। बाकी तो मेरे और कोई गलती आनी नहीं चाहिए। बाकी नीचे भी एक बार चेक कर लेते। मैंने एक वेरिएबल बनाया नम, प्रिंट एंटर द नंबर यू वांट टू फैक्टोरियल /n scanf %d/num। ओके, नॉट प्रॉब्लम, comma, it's okay, the factorial of %d is %t, okay, then the num and the factorial. Oh shoot, that is num. This is the problem. शायद ये भी हो सकती है guys। फैक्टोरियल मेरे को इस नंबर का करना है, इसको मैं सेव करता हूँ गाइस। क्रॉस द फिंगर्स, अब ये गलती नहीं आनी चाहिए। GCC recursive.c then enter. Oh, execution is completed, but my output 5 is very unlucky number, bros. Always answer is wrong. 6 is 720 maybe is right. Then again check to 5. 5 is 120, okay, 5 is 120। देखिए दोस्तों, 5 का 120, मतलब हमारा कोड बिल्कुल सही एग्जीक्यूट करने लग गया दोस्तों। अब इस प्रोग्राम से आप बिल्कुल फैक्टोरियल और रिकर्सिव फंक्शंस को समझ जाएंगे कि रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है। अब मैं आपको इस कोड को एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बनाया फैक्टोरियल नाम से, जिसका मैंने आर्गुमेंट दिया एक नंबर, मतलब यहाँ से कोई नंबर आएगा और वो यहाँ पे आके स्टोर करेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैंने एक डेड एंड बना दिया, इफ़ कंडीशन लगा कि अगर नंबर जो 1 के बराबर हुआ और नंबर 0 हो गया तो वो रिटर्न कर देगा 1, नहीं तो वो रिटर्न करेगा कि जो नंबर हुआ उसका फैक्टोरियल -1। लाइक हमने 5 लिया था दोस्तों, लेट सपोज इस हमने नंबर लिया 5, तो नंबर क्या हुआ 5 इंटू अ फैक्टोरियल नंबर -1, 5 - 1 4, तो यहाँ पे कितना आ गया 4। ओके गाइस, अब दोबारा यहाँ पे एक नंबर डिक्रीज हो गया, नंबर की वैल्यू 4 हो गई, तो दोबारा यहाँ पे असाइन होएगी 4 की वैल्यू। 4 इंटू अ 4 - 1 दोस्तों 3, 4 - 3, देन दोबारा जाएगा नंबर 3, 3 - 2, और लास्ट में नंबर जब 1 आ जाएगा तो डेड एंड आगे रिटर्न कर देगा 1 और आंसर हमारे को शो कर देगा दोस्तों। तो गाइस, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप हमारी इस गलती को थोड़ा अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि हमने ऐसे सिली मिस्टेक्स करी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो दोस्तों मुझे माफ़ कर दीजिएगा और आप हमारे इस चैनल के साथ बने लीजिएगा और आगे आने वाले वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो गाइस, थैंक यू।